फ्रेंड्स, हम लोग अब आज देखेंगे पिछले चैप्टर में मनुष्य में जो पाचन होता है उसके बारे में स्टार्ट किया था। अब उससे आगे समझते हैं जो मुंह या मुख गुहा ये क्या होता है। हमने बताया था कि जो पाचन का जो विभिन्न चरण है वो किस किस से होते हुए जाता है, तो उसको समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम मुख के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती है? तो मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है। क्या होता है? मुंह आहार नली का मुख्य द्वार होता है, यानी कि कोई भी भोजन अगर हम लेते हैं, कोई भी आहार लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं? मुख के ही द्वारा लेते हैं। जो एक खाली जगह होती है जिसमें एक जीव, तीन जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें आया जीव, दांत, उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहले मुख में देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले दांत को समझते हैं। दांत जो होती है अमूमन 4 प्रकार की पाई जाती है। कितने? 4 तरह की दांत होती है। एक होता है कृंतक, दूसरा आपका होता है रधनक, और तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा चवर्णक। अब कृंतक का काम क्या है? तो कृंतक का काम है काटना। कोई भी चीज को अगर हम काटते हैं तो आगे वाली दांत से काटते हैं, तो उसका क्या है? काटना। उसके बाद आता है रधनक। रधनक का काम है चीरना फाड़ना। इसका क्या काम है? चीरना या फाड़ना। अगर कोई भी चीज है उसको चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? यही आपका रधनक करता है। और चबाने का काम ये दोनों काम करता है। कौन? अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये क्या करता है? चबाने का काम करता है। अब जो ये होता है कृंतक, रधनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक, इसकी संख्या की बात अगर करें तो अगर दांत को आप ऊपर वाले अगर परत को देखते हैं तो इसको 2 भाग में बांट लीजिए, तो एक साइड की बात गिनती करते हैं। तो इसमें आपका कृंतक होता है, आपका 2 होता है, और रधनक 1, और उसके बाद चवर्णक 2, ये भी 3। ये अगर चवर्णक 2 और ये 3, इसका फॉर्मूला रखिए, याद करिएगा 21 23। अगर दांतों की संख्या एक साइड के पूछेगी तो 21 23, यानी कि 3 2 5 3 8, यानी एक साइड में 8, तो 8 8 16 दूनी 32 दांत होती है। अगर इसका ट्रिक रखिएगा तो ICPM कौन सी दांत होती है? आई से इंसिजर यानी कि कृंतक, सी से कैनाइन यानी कि रधनक, पी से प्रीमोलर अग्रचवर्णक, और मोलर चवर्णक। ये आपका ट्रिक हो जाता है। तो अब उससे आगे समझते हैं। मानव के दांत 2 परत के होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं 2 परत के होते हैं। जिसमें बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। क्या कहता है? इनेमल। और जो आंतरिक परत होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। जो चमकीला होता है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। अब क्या है? मानव शरीर की सबसे कठोर भाग अगर बात करें तो दांत का इनेमल होता है। जो दांत का जो सबसे कठोर अगर भाग की बात करें तो ये कौन सा होता है? इनेमल होता है। वही अगर दांत की बात करें तो दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई दांत की अगर बात करें तो वो एक बार आता है तो दोबारा वो टूटता नहीं है, लेकिन अस्थाई दांत तो जो होता है वो टूट जाता है, दोबारा आता है, जिसको अस्थाई दांत को दूध के दांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या अगर बात करें तो 20 होती है। कितने? 20। अब उससे आगे समझते हैं लार ग्रंथि। ये भी मुख में ही पाई जाती है। तो ये क्या होता है? यह मुख में होता है। क्या होता है? मुख में होता है, जिससे एक प्रकार का रस निकलता है। किससे? लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसमें लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम जो जीवाणु होता है वो उसका काम क्या है? वो मुंह के अंदर जो कीटाणु भोजन के साथ जाता है उसको मारने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। ये कहाँ होती है? लार ग्रंथि में। उसके बाद आता है टाइलिन तथा डाइस्टेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च यानी मंड को पचाकर शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कौन? यही आपका ये जो टाइलिन और डाइस्टेज। और म्यूलिन एंजाइम का क्या काम है? ये भोजन को चिपचिपा यानी कि लसलसा बनाता है। जब आप खाना खाते होंगे तो देखते हुए मुंह में लसलसापन आ जाता है भोजन में, उसको कौन करता है? ये म्यूलिन करता है, म्यूलिन एंजाइम। ठीक, तो लार ग्रंथि में हमने देख लिया। अब समझते हैं जीव, यानी कि जीव क्या होता है। तो जीव के बारे में अगर बात करें तो जीव की संरचना इस तरह से होती है। तो इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई चीज का अगर नमकीन का स्वाद अगर कुछ भी लेना होता है तो उसको जीव में सबसे जो ऊपर पॉइंट होता है उससे हम जीव नमक को कभी अगर चखने का काम करता है तो उससे चखते हैं। तो वो सबसे आगे का जो भाग होता है वो किस तरह का स्वाद बताता है? तो ये आपको नमकीन बताता है। कैसा? नमकीन। वही अगर बात करें ये जो पीछे की भाग आपको तीखा दर्शाता है कि कितना तीखा है। अगर वही नमकीन जस्ट इसके ऊपर की भाग की अगर बात करें तो ये आपको मीठा का दर्शाता है कि कितना मीठा है या नमकीन। नमकीन तो आपके आगे की भाग
अब बात करते हैं बगल। ये जो दो साइड की बगल का ये परत, ये आपको खट्टा का स्वाद देता है। कैसा? खट्टा का। और ये बीच वाले परत में आप कुछ भी रखिएगा, इसका कोई स्वाद नहीं देता है। तो हमने देख लिया कि जीव की संरचना कैसी होती है। अब उससे आगे समझते हैं ग्रसिका। ग्रसिका या ग्रास नली, ये क्या होता है? यह मुंह से अमाशय को जोड़ती है। मुंह से जो अमाशय, जैसे हम भोजन मुख में लेते हैं, तो मुख से जब भोजन लेते हैं, यह इस तरह से पाइप के द्वारा जाती है और फिर कहाँ जाती है? अमाशय में जाती है। अमाशय से फिर भोजन नीचे उतरती है। तो ये जो मुख से ये पाइप है, इसी को ग्रसिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये मुंह से, यहाँ से मुंह से इसको किसको जोड़ता है? अमाशय यानी कि पेट से जोड़ता है। ये भोजन ग्रसिका में फैलकर तथा सिकुड़कर आगे बढ़ती है। जो भोजन जो उतरता है, ऐसा नहीं कि हम मुंह में खाए और नीचे उतर गया, ऐसा नहीं। ये क्रमानुकुंचन यानी कि संकुचन के माध्यम से ये नीचे उतरता है। तो जो सिकुड़कर आगे बढ़ती है, उस गति को क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। अब उससे आगे समझते हैं अमाशय। अब अमाशय क्या होता है? तो इसकी आकृति चपटा तथा जे आकार की होती है। जो आप देखते हैं ये अमाशय, ये किसकी कैसी आकृति है? जे आकार की। ये अमाशय, तो ये कैसी आकृति? तो इसका चपटा यानी कि चपटा हुआ जे आकार की आकृति होती है। यह भोजन संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। ये जो अमाशय आपका होता है, ये भोजन को संग्रहित यानी कि जमा भी करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह कहाँ जमा होता है? तो अमाशय में। और उसको क्या करता है? वहां पचाने का भी काम करता है। अगर बात करें कि इस अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है, तो 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। कहाँ? ये अमाशय में रोक कर रखता है। किसको? तो भोजन को। तो अमाशय की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब कहाँ होता है? तो ये ग्रास नली के जस्ट ये भाग ये आपका होता है कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक। और ये ऊपर से उठा हुआ भाग यहाँ से, यहाँ ये क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है। और यहाँ की भाग को क्या कहते हैं? तो पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अगर पूछेगा अमाशय के कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, एक कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, इसमें क्या क्या कार्य होता है उसको समझ लेते हैं। तो कार्डियक में इसमें HCl निकलता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। ये क्या करता है? इससे क्या निकलता है? इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। कौन? किससे निकलता है? कार्डियक से निकल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो जीवाणुओं को मार देता है। अब उससे आगे समझते हैं फंडिक। फंडिक में क्या होता है? तो इसमें कांटानुमा संरचना पाया जाता है, जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। ये जो फंडिक होता है, ये क्या करता है? ये आपको भोजन को रोक कर रखता है। और जो कांटेनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? रूजी। अब ये क्या होता है? कभी कभी आप खाना अगर बहुत लेट तक अगर नहीं खाते हैं, तो देखते हैं कि आपके अमाशय यानी कि पेट के अंदर कांटे के जैसा चुभने लगता है। ये जो चुभता है, ये क्या होता है? ये रूजी होती है, ये खड़ी हो जाती है। तो जिसके कारण वो क्या होता है? कांटानुमा रहता है, वो आपको चुभने लगता है। अब आता है आगे उसके बाद पाइलोरिक। ये पाइलोरिक क्या होता है? इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या होता है? अमाशय के अंदर हम पढ़ेंगे कि जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि अमाशय के अंदर किस भाग में होती है? तो ये पाइलोरिक भाग में होती है, जिसमें जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन तथा पेप्सिन। अब इसका क्या कार्य है? तो रेनिन दूध को पचाता है, दूध से दही बना के इसको क्या करता है? पचाता है। लेकिन पेप्सिन जो होता है, ये प्रोटीन को पचाता है। जो किससे निकलता है? तो ये आपको पाइलोरिक से निकलता है। किससे? अमाशय के पाइलोरिक भाग से निकलता है। अब उससे आगे समझते क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत क्या होती है। तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत क्या होता है? तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है और विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग होती है। जैसे क्या होता है कि जो अगर जंतु शाकाहारी होता है, तो उसमें जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है। लेकिन वही अगर बात करें कि अगर मांसाहारी होता है, तो उसकी छोटी आंत की लंबाई क्या कम होती है। तो जैसे एक वयस्क मनुष्य में अगर क्षुद्रांत की लंबाई की बात करें तो 6 मीटर यानी कि 20 फीट के आसपास होती है, यानी कि लगभग थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। भोजन का अगर बोले कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपके छोटी आंत में। उसके बाद आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, किसमें? छोटी आंत में।
प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपके छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत भी 3 भाग में होते हैं। कितने? कौन कौन है? तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं, ये कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके अमाशय से। अमाशय के बाद ये किससे जुड़ा होता है? तो छोटी आंत से। तो ये जो ऊपर की भाग होती है इसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। उसके बाद ये नीचे आप टर्न आते थे, इसको क्या कहते हैं? इलियम। और ये नीचे का भाग जो बड़ी आंत से जुड़ेगी इसको क्या कहेंगे? जेजुनम कहेंगे। तो इस 3 भाग कौन कौन है? तो ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आगे हम देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब उससे आगे समझते हैं। आप छोटी आंत में 2 होता है, एक यकृत और एक अग्नाशय। अब यकृत क्या होता है और अग्नाशय क्या होता है उसको समझते हैं। तो यकृत का काम है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। इसका यह भार लगभग कितना? 1.5 kg के आसपास होता है। जो यकृत में जो एक पित्त स्रावित होता है यकृत में, ये किसमें जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। तो पित्ताशय में यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर क्या होता है? जमा हो जाता है। अगर वही बात करें पित्त का पीएच मान कितना होता है? ये आपका 7.8 से 8.5, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये जो पित्त होता है, जो यकृत में पित्त स्रावित होता है, वो कैसा होता है? तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण। ये जो पित्त निकलता है यकृत से, यह क्या करता है? भोजन में जो उपस्थित वसा होता है उसको तोड़ देता है, जिसके कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। अब उससे आगे समझते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? ये जो होता है एक पत्ते का आकार का होता है। कैसा होता है? ये पत्ते का आकार का होता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पाचक रस कहते हैं। जो अग्नाशय से 3 एंजाइम जो निकलते हैं उसको अगर सामूहिक रूप से अगर बात किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पाचक रस कहते हैं। अब क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। कौन? अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम। अब कौन कौन से हैं? तो वो आपका होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो उसको देख लेते हैं। तो क्या है? पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या होता है? यह प्रोटीन यानी कि पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? जो प्रोटीन यानी कि पेप्टोन को पचाकर किसमें बदल देता है? तो पेप्टाइड के रूप में बदल देता है। उसके बाद आपका आता है एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम है? तो यह स्टार्च यानी कि मंड को क्या करता है? ये शर्करा में तोड़ देता है। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? मंड को किसमें तोड़ देता है? तो शर्करा में तोड़ देता है। उसके बाद आगे लास्ट आता है लाइपेज। अब तीसरा क्या है? लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? यह पित्त द्वारा पायसीकृत यानी कि पायसीकृत वसा को क्या करता है? तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? ये आपका लाइपेज। अब ये जो अग्नाशय से जो 3 रस निकलता है, 3 एंजाइम निकलता है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? अगर ट्रिक देखें, इसका अग्नाशय में एंजाइम का ट्रिक होगा लेट। क्या याद करिएगा? लेट। लेट का मतलब क्या? एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। याद क्या करिएगा? अग्नाशय से निकलने वाली रस एंजाइम कौन सी है? तो याद करेंगे लेट। एल से लाइपेज, उसके बाद ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। अब कुछ नोट में देख लेते हैं। तो नोट क्या है? तो भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। जो कहता है, आप बुजुर्गों से सुनते होंगे कि जो खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर में एंजाइम निकलता है, जो पाचन के लिए एंजाइम निकलता है, अगर आप ज्यादा पानी पी लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो जिसके कारण वो सही से पचा नहीं पाएगा। इसलिए लोग कहते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद या कम से कम 15-20 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। ठीक। अब उससे आगे समझते हैं। अगर वही बात करें कि जो अब खाना जब खाते हैं तो खाना खाने के बाद नींद आता है। आखिर नींद आता क्यों है? तो नींद आने का रीजन क्या होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना कहाँ जाती है? अमाशय में जाके जमा हो जाती है। तो अमाशय में जाने के बाद वो शरीर का जो ज्यादा रक्त जो होता है वो अमाशय की मांसपेशी में चली आती है, जिसके कारण मस्तिष्क में जो होता है वो खून की कमी होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर में आलस आने लगता है। समझ गए होंगे। अब उससे आगे समझते हैं बड़ी आंत, यानी इसका दूसरा नाम है वृद्धांत। ये क्या होता है? तो बिना पचा हुआ भोजन
क्षुद्रांत से बृहंत में भेज दिया जाता है, जहां जल का अवशोषण होता है। अगर बृहंत में बात करें यानी कि बड़ी अंत में बात करें तो केवल यह जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अब लास्ट ये क्या होता है? अंतिम गुदा द्वार, यानी कि इसको क्या कहते हैं? एनस इंग्लिश में, या तो मल द्वार कहते हैं। ये क्या होता है? तो बृहदांत में जल का अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट के रूप में निकलता है। तो ये किसका कार्य होता है? ये कलर सबसे लास्ट कम गुदा में होता है। वही बात करें कि अगर जब लोग समय से अगर आप बात सोच नहीं जाते हैं तो आप देखते हो कब्जियत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो वेदांत में जो बड़ी आंत में है वो उसमें क्या होता है? जल का अवशोषण होते रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है? मल सूख जाता है। उसी के कारण क्या होता है? कब्जियत हो जाता है। इसलिए कहता है कि समय पे शौच जाना चाहिए। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट में अपनी राय दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।